हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अब जान ने अपने बदले की शुरुआत कर दी है। अब आगे ठीक है पापा, आप गुस्सा मत होइए। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि अब वांग ग्रुप की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है, इसलिए अब हमें कोई किसी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। इसलिए मैं फिनिक्स एंटरप्राइजेस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो दूसरे देश में कोई जगह ढूंढ रही है। तभी फ्रैंक ने पूछा, तो आपको लगता है कि वो कंपनी यहाँ सिंगापुर में आएगी? पर उस तरह की कंपनी के लिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। शायद तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर नहीं, रोबोट बनाती है, और रोबोट बनाने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग उन्हें लोहा, चांदी, तांबा जैसे मेटल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं यहाँ पर। इसलिए जब वो इस बार बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आएंगे तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट करूँगा, और फाइल के लास्ट पेज पर इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है। जब सब लोगों ने पेपर्स को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपनी ब्रांच बनाती है तो उसे पूरी आज़ादी मिलेगी। वो देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह के मेटल के लिए खुदाई कर सकती है, और इसके लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लियांग खानदान को ढेर सारा पैसा देना होगा, जिसका इस्तेमाल लियांग सू आने वाले इलेक्शन में करना चाहता था। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का हमारे पीछे हाथ भी होगा, जिससे हम अपना गैरकानूनी धंधा बड़ी आसानी से चला सकते हैं। पेपर्स पढ़कर फ्रैंक खुश हो गया और उससे कहा कि भैया, आपने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मुझे भरोसा है कि वो इस डील से इनकार नहीं कर पाएंगे। वैसे भी सिंगापुर में आप बहुत फेमस है, और अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब तो आपका नाम भी सामने आने वाला है। थोड़ी देर सोचने के बाद लियांग होंग ने कहा कि ठीक है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं। थोड़े बहुत बदलाव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तुम उनसे कहना कि जब उन्हें प्रॉफिट होने लगे तो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। लियांग सू ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही इस बारे में बात कर ली है और उन्हें इनविटेशन भी भेज दिया है। मैंने फिनिक्स एंटरप्राइजेज और रोबोटिक कंपनी दोनों के ऑनर्स को यहाँ पे होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया है। तभी मिसेस लियांग ने कहा, और वांग ग्रुप्स के मालिक वांग यीपो का क्या? क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि तुम्हारी बहन उसे कितना पसंद करती है? लियांग सू ने कहा, मम्मी आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने इस बारे में भी सोच लिया है। एक बार इन दोनों कंपनियों से हमारी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं उससे कहूँगा कि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को फिर से बनाने में वो थोड़ी सी हमारी मदद करे, क्योंकि अगर वो फ्यूरियस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर सकते हैं। इधर फार्म हाउस में जान और ईबो लिविंग रूम में बैठे थे। ईबो जान को घूर घूर कर देख रहा था। जान ने मन ही मन में सोचा कि ये आदमी मुझे बार बार घूर घूर कर क्यों देख रहा है। तभी ईबो का असिस्टेंट यूबिन वहाँ आ गया। वो जान को वहाँ देखकर चौंक गया। ये दूसरी बार था जब उसने जान को ईबो के साथ देखा था। अब तो उसे भी शक हो रहा था कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यूबिन के आने के बाद उसके पीछे पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी भी वहाँ आ गया। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी थी, शायद वो उसके असिस्टेंट लग रही थी। अब सब लोग एक साथ जान की तरफ टकटकी लगाए हुए देखने लगे। ईबो शादी के पेपर्स को दोबारा चेक करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि सब सही है ना। तभी ईबो ने देखा कि वहाँ पे बैठे सभी लोग जान को एकटक घूरे जा रहे थे। यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? बार बार उसकी तरफ घूरना बंद करो। ईबो की आवाज़ सुनते ही बाकी सभी दूसरी तरफ देखने लगे। पर ये बात सुनकर जान मन ही मन हंसने लगा। वो सोचने लगा कि ईबो को उसे लेकर छोटी छोटी बातों पर कितनी फिक्र होती है। ऐसा पति तो किस्मत वालों को मिलता है। पेपर्स चेक करने के बाद ईबो ने वो पेपर्स अपने असिस्टेंट यूबिन को दे दिए। फिर यूबिन ने वो कागज उस अधेड़ उम्र के आदमी को दे दिए। तभी ईबो ने कहा कि मुझे शादी का सर्टिफिकेट कल सुबह तक चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं कल सुबह खुद मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। और हाँ, तभी ईबो ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? असल में हमें आप दोनों के एक फ़ोटो भी चाहिए।
अगर आप बुरा ना माने तो मेरी असिस्टेंट आप लोगों की एक फ़ोटो खींच सकती है। ये सुनते ही ईबो जान की तरफ देखने लगा। जान ने इशारों ही इशारों में हाँ कह दी। तभी ईबो ने कहा, ठीक है, पर तुम्हारे फ़ोन से नहीं, तुम हमारी फ़ोटो मेरे फ़ोन से निकाल सकते हो। ये कहते हुए ईबो ने अपना फ़ोन निकाल कर असिस्टेंट यूबिन को दे दिया। फिर वो जाकर जान के पास बैठ गया और उसने कहा कि हम दोनों की एक अच्छी सी फ़ोटो लेना, ऐसा नहीं कि कैसी भी फ़ोटो ले ली, ठीक है। वहाँ पर मौजूद उन व्यक्तियों को पता नहीं था कि जान कौन है और कहाँ से आया है। यहाँ तक कि ईबो के असिस्टेंट यूबिन को भी नहीं पता था कि आखिर जान है कौन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से एक लड़का बॉस की ज़िंदगी में कहाँ से आ गया। उसने जान और ईबो की एक फ़ोटो खींची और अपने बॉस को दिखाया। फ़ोटो देखते ही ईबो ने कहा, ना, ये फ़ोटो अच्छी नहीं है, तुम एक और फ़ोटो ले आओ हमारी। यूबिन बार बार उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रहा था, पर ईबो को एक भी पसंद नहीं आ रही थी। वो कभी कहता इस फ़ोटो में मेरी आँख बंद है, कभी कहता ये फ़ोटो साफ नहीं है, कभी कहता वो कुछ न कुछ उसमें कमी निकाल के ड्रामा कर रहा था। अब यूबिन की हालत ख़राब होने लगी थी। यूबिन मन ही मन सोच रहा था कि बॉस, अगर मैं अच्छी तस्वीर नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं किसी फोटोग्राफर को बुला लेता हूँ। लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। करीब आधे घंटे तक फ़ोटो क्लिक करने के बाद ईबो को एक फ़ोटो पसंद आ गई। यूविन ने वो फ़ोटो उस अधेड़ आदमी को सेंड कर दिया और वो दोनों वहाँ से जाने लगे। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगे, ईबो ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जब तक मीडिया में मैं अपनी शादी की अनाउंसमेंट ना कर दूँ, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। और हाँ, इसके लिए आपको एक पेपर साइन करना पड़ेगा। अगर ये बात कहीं पे भी लीक होती है कि आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ईबो ने यूबिन की तरह इशारा किया तो यूबिन एक पेपर लेकर आ गया। उस पेपर पर उस अधेड़ उम्र और उसके असिस्टेंट ने साइन कर दिया। तभी ईबो यूबिन की तरफ देखने लगा। यूबिन ने कहा, क्या सर, आप मुझ पर भी विश्वास नहीं करते क्या? क्या मुझे भी इस पेपर पर साइन करना पड़ेगा? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ठीक है। यूबिन ने चुपचाप उस कागज पर साइन कर दिए। जाते जाते उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा कि सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूँगा और आप मेरे असिस्टेंट के ऊपर भी भरोसा रख सकते हैं, वो भी इस बात को कहीं लीक नहीं करेगी। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद यूबिन भी वहाँ से चला गया। ये सारी बातें जान के लिए नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए ये सब देख रहा था। उसे अनजान लोगों से मिलने की आदत नहीं थी। तभी ईबो ने उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईबो के इस तरह एक्शन से जान चौंक गया। उसने कहा कि ईबो, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी ईबो ने कहा, क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैंने क्या गलत कर दिया है? अब तो हमारी शादी भी हो गई है। तो एक पति अपने पार्टनर को इस तरह से उठाकर अब घर ले जा सकता है ना? जान ने हंसकर कहा, पर मैं तो पहले से ही घर के अंदर हूँ, तो अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बेडरूम तक उठा कर ले जा रहा हूँ। ये सुनकर जान शर्मा गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं इस शैतान के मन में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा ना। उसने घबराते हुए कहा कि नहीं नहीं, अभी बेडरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तुम्हारे भाइयों को हमारी शादी के बारे में बता देना चाहिए। उन लोगों को ये जानने का पूरा हक है भाई। ईबो ने कहा कि आज हम अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताने वाले। जो भी बताना है वो हम कल बताएंगे। आज मैं पूरा दिन अपने प्यारे से न्यू हस्बैंड के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए आज हमारे बीच में कोई भी अजनबी नहीं आने वाला। जान मन ही मन सोचने लगा कि मेरा ये न्यू हस्बैंड कितना अजीब इंसान है, इसने अपने भाइयों को ही अजनबी कर दिया। पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दिया है, पर आगे वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। देर रात अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर में कमरा अंदर से बहुत ही डरावना लग रहा था। वहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े हुए थे। लाठी डंडों के साथ साथ
बड़ी बड़ी बंदूकें भी वहाँ रखी हुई थी और 2 लोग रस्सियों के सहारे वहाँ उल्टे लटके हुए थे, जैसे किसी ने उन लोगों को बांध रखा हो। उन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ताकि उन लोगों को पता ना चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दोनों बस दर्द के मारे कराह रहे थे। दोनों अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। कुछ देर बाद कमरे की लाइट ऑन हो गई और 2 हट्टे कट्टे आदमी अंदर आ गए। उस रूम को देखकर ये कहा जा सकता था कि वो कोई आम रूम नहीं था। वहाँ पर लोगों को लाकर टॉर्चर किया जाता था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और जोचेंग के साथ उसका राइट हैंड लिबोन वहाँ आ गया। जोचेंग दोनों आदमियों को देखने लगा। उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया हो। उन लोगों के शरीर पे जगह जगह पे चोट के निशान थे। लिबोन वहाँ चुपचाप खड़ा था। वो अपने बॉस के इशारे का इंतजार कर रहा था। तभी जोचेंग वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ गया और लिबोन से इशारों में कुछ कहने लगा। लिबोन चुपचाप उन दोनों आदमियों के पास चला गया और कहा कि अब मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ उसे तुम लोग ध्यान से सुनना। अगर तुमने वो बात ध्यान से नहीं सुनी तो तुम दोनों की जान जा सकती है। मैं तुम्हें 3 मौके दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे चेहरे से 3 बार पट्टी खोलूंगा। अगर तीनों बार मुझे कोई ढंग का जवाब नहीं मिला तो समझ जाना कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अब ये तुम दोनों को फैसला करना है कि तुम बात करना चाहते हो या अपना मुंह बंद रखना चाहते हो। तभी वहाँ खड़े दोनों गार्डों ने उन दोनों के चेहरों से पट्टी हटा दी। तभी लिबोन ने पूछा कि तुम दोनों रोबोटिक कंपनी के बारे में जांच पड़ताल क्यों कर रहे थे और तुम्हें उस कंपनी के बारे में कितना मालूम है? तुम्हारा बॉस कौन है और तुम्हें अगर उस कंपनी के बारे में कुछ मालूम है तो उस जानकारी को तुमने कितने लोगों के पास भेजा है? उन दोनों में से एक आदमी ने कहा कि हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं तो वहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आया था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो उस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लीजिए। हम दोनों ने तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पर जमा करवाया था। आप हम दोनों को छोड़ दीजिए प्लीज़। हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है सर। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ सर, मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, प्लीज़ हम दोनों को जाने दीजिए। लिबोन उनके जवाब से खुश नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोगों ने क्या किया है। जान के बारे में जांच पड़ताल करके तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और तो और तुमने इसमें अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े डॉन को भी परेशान किया है। अब तो तुम्हारी खैर नहीं है। लिबोन वहाँ से 2 कदम पीछे हट गया और दोनों गार्डों की तरफ इशारा किया। दोनों गार्ड समझ गए कि लिबोन उनसे क्या करने को लिए कह रहा है। अगले ही पल दोनों गार्डों ने उन दोनों आदमियों को बुरी तरह से पीटा। दोनों एक एक करके उन दोनों की उंगलियों को तोड़ने लगे, पर फिर भी वो दोनों कुछ बता ही नहीं रहे थे, कुछ बताने को राजी नहीं हो रहे थे। उनके मुंह तो ऐसे चिपके हुए थे जैसे किसी ने उस पर फेविकोल लगा दिया हो। पूरा कमरा उनकी चीखों से भर गया था। वो बार बार लिबोन की तरफ देखकर रहम की भीख मांग रहे थे, कह रहे थे कि प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दीजिए। हम दोनों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन लिबोन उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुम लोगों को ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। एक मौका तो तुम लोगों ने पहले ही खो दिया है और दूसरा मौका भी तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम लोगों को भी अच्छी तरह से पता चलना चाहिए कि झूठ बोलने का क्या अंजाम हो सकता है। तो दूसरा मौका तुम्हें अभी नहीं मिलने वाला। लिबोन ने फिर से दोनों गार्ड्स की तरफ इशारा किया। गार्ड्स ने उन्हें नीचे उतारा और फिर से उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। उन दोनों के शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून निकल रहा था। वो दोनों वहाँ से भागना चाहते थे, पर उन दोनों के हाथ पांव बंधे हुए थे, इसलिए वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनके पास लिबोन के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। जोचेंग ये सब चुपचाप देख रहा था, पर अचानक ही दर्द से वो दोनों बेहोश हो गए। जोचेंग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लिबोन से कहा कि इन दोनों को इंजेक्शन देकर होश में लाओ और अगली बार सवाल पूछने से पहले इनके ऊपर ठंडा पानी डालो और कमरे का तापमान बहुत ज़्यादा कम कर दो ताकि उन लोगों की ठंड से हालत ख़राब हो जाए। उन दोनों के होश में आते ही लिबोन उनके पास गया और कहा कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि तुम लोगों के पास ज़्यादा
वक्त नहीं है। 3 ही मौके हैं तुम्हारे पास और ये दूसरा मौका है। और इस बार सवाल पूछने से पहले तुम लोगों के साथ कुछ और ही होने वाला है। और अगर इस बार मुझे जवाब नहीं मिला ना, तो अगली बार तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। तभी उसने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। अब दोनों गार्ड्स उनके ऊपर ठंडा पानी डालने लगे। ठंड के मारे उन दोनों की हालत खराब होने लगी। दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही लिबोन ने कुछ पूछना शुरू किया, उनमें से एक ने कहा कि प्लीज अब आप हम लोगों को मत मारिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, प्लीज प्लीज। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगा, सच सच बता दूंगा, प्लीज। लिबोन ने उस आदमी की गर्दन पकड़ते हुए कहा कि मैं दोबारा से तुमसे वो सवाल नहीं पूछूंगा। तुम्हें पता है कि मुझे किन किन सवालों का जवाब चाहिए, इसलिए अब बिना देर के बोलना शुरू कर दो। उस आदमी ने कांपते हुए कहा कि हाँ सर, आप सच कह रहे थे। हम लोग रोबोटिक टेक्नोलॉजी और फिनिक्स एंटरप्राइजेस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। लिबोन ने कहा, और ये सब तुम किसके कहने पे कर रहे थे? और जानकारी इकट्ठा करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? उस आदमी ने कहा कि मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन हमारे बॉस दोनों कंपनियों के ऑनर्स के बारे में, प्रेसिडेंट्स के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। लिबोन ने गुस्से में उस आदमी को एक चाटा मारा और कहा कि ठीक है, इतनी बात मैं समझ गया, पर इसके पीछे वजह क्या है? तुम लोग दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट के बारे में क्या जानना चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें तो बस उन दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है कि असल में वो लोग कौन है, किन से मिलते हैं और कहाँ रहते हैं। लिबोन ने फिर से पूछा, तुमने अपने बॉस को क्या क्या बताया है? और इस बार सच सच बोलना, नहीं तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि हमने अभी तक उनको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली ही नहीं है। इससे पहले कि हम उस बिल्डिंग के अंदर जाते, किसी ने हमें पहले ही किडनैप कर लिया था। लिबोन ने चोचेंग की तरफ देखते हुए कहा कि ये जान के बॉडीगार्ड चेंगी के बारे में बात कर रहा है, वही इन्हें यहाँ लेकर आया था। तभी जोचेंग ने इशारों इशारों में फिर लिबोन से कुछ कहा। लिबोन ने फिर से उस आदमी से पूछा कि अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस ने उन दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट के बारे में किस तरह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए तुम्हें भेजा है? इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा कि हमारे बॉस उस दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट की फ़ोटो और उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने हमसे कहा था कि हम ये पता करें कि उन दोनों कंपनियों में काम कैसे होता है और उन कंपनियों में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। तभी एक गार्ड ने लिबोन को एक टैबलेट दिया और कहा कि ये टैबलेट इन्हीं लोगों का है और इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं। लिबोन ने टैबलेट जोचेंग को दे दिया। जोचेंग ने टैबलेट खोलकर देखा तो उसमें कुछ लोगों की तस्वीर थी और उसमें से एक मास्क लगी हुई जान की फोटो भी थी, पर उसमें जोचेंग की तस्वीर नहीं थी। जोचेंग ने जैसे ही उस टैबलेट में जान की फोटो देखी तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो उन दोनों आदमियों की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो उन्हें खच्चा ही चबा जाएगा। लिबोन की बात सुनने के बाद भी काफ़ी देर तक जोचेंग ने कुछ भी नहीं कहा था। वो मन ही मन कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। जब वो 16 साल का था तब वो अपने घर से भाग गया था। बचपन में उसे किसी ने गोद लिया था और वो अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। किसी को भी नहीं पता कि वो लड़का अब कहाँ पर है। उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली और लिबोन की तरफ देखने लगा। वो लिबोन की आंखों में इस तरह से देख रहा था जैसे उसे किसी सवाल का जवाब मिल गया हो। इधर लिबोन मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं बॉस अब क्या पूछने वाले हैं। वो जोचेंग के सवाल का इंतजार करने लगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस लड़के का नाम क्या था? जोचेंग मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये बात सच हो गई तो उसे बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। इस तरह मैं जान की माँ के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कि उसके साथ बचपन में हुआ क्या था। लिबोन दोबारा से फाइल खोलकर पढ़ने लगा और उस लड़के का नाम ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके नाम के आगे वहाँ पर वी लिखा हुआ था,
पर आश्चर्य की बात ये थी कि उसके नाम के आगे कोई सरनेम नहीं लिखा हुआ था। लिबोन ने जवाब दिया, बॉस, उस लड़के का नाम वी था। ये सुनते ही जोचेंग चौंक गया और लिबोन की तरफ अपनी आंखें फाड़ते हुए देखने लगा, जैसे उसे सोने का पहाड़ मिल गया हो। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये वो लड़का ऐसा तो नहीं है ना कि ये वही लड़का जो 7 साल पहले उसे और मिस्टर योहान को अधमरी हालत में मिला था, वही हो। अगर ये बात सच निकली तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जानी मिस्टर सिंह का असली नाती है, जिसे वो बरसों से ढूंढ रहे हैं, और लियांग खानदान से उसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इससे पहले कि जोचेंग मिस्टर सिंह योहान को फोन करता, वो कंफर्म कर लेना चाहता था कि ये दोनों भी एक ही लड़का है। जोचेंग ने लिबोन से पूछा, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटोग्राफ है? कुलदीप ने मना करते हुए कहा कि नहीं बॉस, उसकी एक भी फोटोग्राफ नहीं है। तभी तो मैंने उसे देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज मंगाया है। असल में मिस्टर लियांग होंग ने ही वो फुटेज पुलिस को दिए थे। उस वीडियो को देखकर फिर शायद हमें पता चल सकता है कि आखिरकार 7 साल पहले भी दिखता कैसा था। जोचंग से अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। उसने लिबोन से कहा कि ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी पता करो कि उसे वीडियो भेजने में कितना टाइम लगेगा। लिबोन वी की जानकारी फाइल में पढ़ने लगा, पर तभी अचानक जोचंग ने उसके हाथ से वो फाइल छीन ली और कहा कि मैंने तुम्हें अभी जो करने को कहा है, पहले तुम उस पर ध्यान दो। लिबोन ने कहा, ठीक है सर। फिर वो अपना फोन चेक करने लगा। ये इंतजार जोचेंग के लिए बरसों से भी लंबा लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद लिबोन का फोन अचानक से बजने लगा। तब तक जान भी अपने ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गया था। वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर गया, लिबोन ने उसे मैसेज किया कि बॉस आपका अपने ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जान सीधे ही जोचेंग के ऑफिस में चला गया। ऑफिस के अंदर आते ही उसने कहा कि बॉस आप यहाँ पर जब उसने ऑफिस में किसी को नहीं देखा तो वो मन ही मन सोचने लगा कि इतनी जल्दी बॉस कहाँ गायब हो गए। वो जैसे ही जोचेंग को फोन करने वाला था कि तभी उस कमरे में लगे टीवी पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफी पुराना वीडियो है। इसलिए जान टीवी के पास जाकर वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा। फिर एक ही नजर में वो समझ गया कि उस वीडियो में क्या चल रहा है। ये वीडियो उस रात का था जब वो अपने 16वें जन्मदिन पर लियांग निवास से भाग गया था। अपने आप को अचानक ही उस वीडियो में देखकर उसे एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। कैसे वो बस एक छोटा सा बैग लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग गया था। तभी उसकी नज़र टेबल पे पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। वो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने लगी। उसमें लियांग खानदान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने पास्ट में क्या किया है और वो अभी क्या कर रहे हैं। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहा कि सच में बॉस के लोग हर जगह पर है। भले ही उन डॉक्यूमेंट्स में लियांग खानदान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, पर उसने पूरे 10 साल उन लोगों के बीच में गुजारे थे। इसलिए उसे लियांग खानदान के बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ पता था। पर अचानक पता नहीं जान को क्या हुआ कि वो एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के सारे पेपर्स फाड़ने लगा। उसने सीसीटीवी फुटेज की सीडी को भी तोड़ दिया था और सबको कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पे कुछ चेक करने लगा। उसके मन में अभी भी यही बात चल रही थी कि आज मीटिंग में बॉस के साथ क्या बात करनी है। पर बगल के कमरे में 2 लोग कैमरे से उसे लाइव देख रहे थे। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने जान को ये करते हुए देखा तो वो हंसने लगा और कहा कि वाह मेरे बच्चे, वैसे तो तुम देखने में बहुत कमजोर लगते हो, लेकिन तुम्हारे गुस्से को देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए हैं और अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम ही मेरे असली नाती हो। और अगर लियांग खानदान ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मुझे उसका 10 गुना ज़्यादा भुगतना होगा। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन मिस्टर सीन योहान थे। उन्होंने जोचेंग की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जान को कोई छू भी ना पाए, क्योंकि अगर इस बार उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जोचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। योहान अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे थे। जब से टीवी स्क्रीन पर उन्होंने जान को देखा था वो उसे गले लगाना चाह रहे थे। उन्होंने अपने आप से कहा कि अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया है,
अब वो समय आ गया है जब मुझे अपने नाती से मिलना चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि असलियत में वो है कौन। मिस्टर योहान जोचेंग की मदद से उस कमरे में आ गए और वो जैसे ही वो जान के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखने वाले थे कि अचानक जान ने पलटकर उनका हाथ पकड़ लिया। असल में जान जब अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसे एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे लगा कि जोचेंग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने पलटकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या बात, आप भी ना, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं ऑफिस से बाहर कुछ कर रही हूँ, तो आप मुझे परेशान मत किया कीजिए। उसे तो बातों ही बातों में पता भी नहीं चला कि उसने किसका हाथ पकड़ रखा है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, जान खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिस्टर योहान, आप कैसे हैं आप? इससे पहले कि मिस्टर सीन योहान उसे कुछ बताते, जान ने उन्हें गले लगा लिया और वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर मुझे इसी तरह रोज प्यार मिलता रहा तो मेरी उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी। जान ने कहा कि पता है मैंने आपको कितना याद किया और आप है कि मुझसे मिलने भी नहीं आते हैं। क्या हुआ, क्या आप मुझे भूल गए हैं? ये सुनकर मिस्टर योहान मुस्कुराने लगे। भले ही जान को पता नहीं था कि मिस्टर योहान उसके नाना हैं, लेकिन उन्हें तो पता था कि जान उनका ही नाती है। जैसे ही जान ने उनको गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इससे पहले कि जान उनके आंसू देख पाता, उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा साफ करने के बहाने अपने आंसू पोंछ लिए, ताकि जान को पता ना चले कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि और जान बेटा, कैसे हो तुम? कहीं तुम किसी काम में व्यस्त तो नहीं थे? ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा और कहा कि नहीं मिस्टर योहान, आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। मिस्टर योहान ने कहा कि ठीक है, फिर मैं आज तुमसे अच्छी तरह से मिल लेता हूँ। पता नहीं फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी आपको कुछ नहीं होगा। जब तक बॉस आपको 10-12 पोता पोती ना दे देना, तब तक आपको कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनकर मिस्टर योहान मुस्कुराने लगा, पर जोचेंग को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि जान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस मुद्दे पे तुम मुझसे बात मत करा करो, पर तुम बच्चों की तरह बार बार में इसी बात पर बात करती रहती हो। मिस्टर योहान को ये बात पसंद नहीं आई कि जोचेंग जान को डांट रहा था, इसलिए उन्होंने जोचेंग को डांटते हुए कहा कि अब तुम इस बच्चे पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? जान ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, कम से कम अब तो शादी कर लो, ताकि मरने से पहले मैं भी पोता पोती को देख सकूं, या मुझे ऐसे ही दुनिया से विदा करोगे? योहान की बात सुनकर जोचेंग चुप हो गया। तभी मिस्टर योहान ने जान से कहा कि जान, थोड़ी देर आकर मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जान आकर उनके पास बैठ गया और पहले उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहा कि पहले आप पानी पी लीजिए। इस उम्र में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, इससे आपको अच्छा फील होगा और आपको हेल्दी भी लगेगा। मिस्टर योहान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे इतनी बात तो पता है, इसलिए तुम मुझे मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सवालों से भागने की कोशिश करते रहते हो, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हो, पर आज ना मैं तुम्हारी इस ट्रिक को अपने ऊपर चलने नहीं दूंगा। ये सुनकर जान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने पूरे दिनों को फिर से याद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि मैं आपके सवालों से भाग नहीं रहा हूँ, बस मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।